अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। हमने टैक्सेशन सिस्टम को स्टार्ट किया था, नॉट टैक्सेशन सिस्टम ऑफ पाकिस्तान। इसमें मैंने बताया प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी क्या है कि इसमें 5 मार्क्स हमें एग्जाम के अंदर हाई चांसेस हैं कि हमें 5 नंबर एग्जाम में इसके मिलेंगे। राइट। इसकी मैंने समरी आपके साथ शेयर की थी, ताकि इसमें हमने सबसे पहले डिस्कस किया था ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टैक्सेशन। ठीक है, इसका टैक्स का मकसद क्या है। फिर हमने नॉन रेवेन्यू ऑब्जेक्टिव्स को डिस्कस किया था। हमने कहा टैक्सेस डेवलपमेंट कैसे एक मुल्क में लेके आते हैं। फिर हमने इसके कैनन्स या बेसिक्स, 4 बेसिक्स हमने डिस्कस किए थे जो एडम स्मिथ ने हमें बताए हैं। और लास्ट टाइम हमने प्रिंसिपल्स को डिस्कस किया था कि बेनिफिट इसका, टैक्सेस से बेनिफिट होने चाहिए आवाम को, और जिसके पास ज्यादा पैसा है वो उतना ज्यादा टैक्स जमा करवाएगा, ये हमने बात की थी। और इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन प्रिंसिपल, यानी आप लोगों से उनकी ताकत के मुताबिक पैसा वो लें। आज है इसकी काइंड ऑफ टैक्सेशन। ये लीजिए। थैंक यू। अच्छा, ये देखिएगा कि ऑनलाइन के स्टूडेंट ना मुझे बस देख ही जाते हैं, ये नहीं कहते सर शेयर कर दें स्क्रीन। अच्छा, तो आज का हमारा टॉपिक है टैक्स की कितनी किस्में होती हैं, यानी ये जो हमने बात की है ना, अबिलिटी टू पे प्रिंसिपल, कि जिसके पास टैक्स ज्यादा है वो उतना ज्यादा पे करें। तो ये परसेंटेज या प्रोपोर्शन कैसे कैलकुलेट की जाती है, उसकी 3 किस्में हमें हमारे सिलेबस में शामिल हैं। एक है प्रोग्रेसिव, और एक है प्रोपोर्शनल, और एक है रिग्रेसिव। देखिए, रिग्रेसिव तो पूरी दुनिया में मैंने नहीं देखे। एक दफा पाकिस्तान में लगे थे, लेकिन इसको किसी ने अडॉप्ट नहीं किया। देखिए, लफ्ज क्या है प्रोग्रेसिव। जो जो इनकम बढ़े उस तरह से प्रोग्रेस होती रहे, टैक्स रेट्स भी बढ़ते रहे। और प्रोपोर्शनल क्या होते हैं, एक परसेंटेज दे दें, ऑब्वियसली इससे भी बढ़ेगा। यानी इससे भी वही काम होगा जो प्रोग्रेसिव से होता है। यानी अगर किसी के पास लेट्स सपोज 10% अगर टैक्स लगा दिया जाए, तो जिसकी 10,000 रुपये इनकम है वो कितना टैक्स देगा, 1,000। जिसकी 1 लाख है वो 10,000। जिसकी 10 लाख है वो 1 लाख रुपया। यानी टैक्स के साथ यहाँ भी प्रोग्रेशन है, लेकिन एक फिक्स परसेंटेज के साथ, उसको हम प्रोपोर्शनल टैक्स कहते हैं। और प्रोग्रेसिव टैक्स क्या होते हैं, जिसकी 1 लाख इनकम है उस पर 5% लगा दें, जिसकी 5 लाख है उस पर 15% लगा दें। यानी परसेंटेज भी बढ़ाते जाए। अब समझ आ रही है। रिग्रेसिव क्या होता है, रिग्रेसिव ये होता है कि इनकम बढ़ती जाए, टैक्स रेट कम करते जाए, डिक्रीज करते जाए। समझ आ रही है ना। ठीक है, ये इसके रेट्स हैं। इसकी पहले डेफिनेशन लिख लें, फिर उसके बाद जो है हम आगे चलते हैं। मैं इसकी पहले आपको डेफिनेशन लिखवाता हूँ, आसान डेफिनेशन जो आप आसानी से लिख सकते हैं। आप चैट जीपीटी पे जाके रात को डिस्कशन करते हैं। कितने लोग हैं जो ये कहते हैं जी हमने 15 मिनट, मैं कहता हूँ ज्यादा नहीं, सिर्फ 15 मिनट्स। कैसा फील कर रहे हैं, कोई कॉन्फिडेंस, लिखने का कॉन्फिडेंस, आपके बोलने का कॉन्फिडेंस आ जाएगा, मुझे आप दुआएं देंगे। टेक्नोलॉजी का सही इस्तेमाल यही है। सही। सर लिंक फिर से सेंड कर दो, दोबारा सेंड कर दूंगा। क्योंकि बाकी जितनी एप्लीकेशन मैंने अभी तक देखी है वो पैसे मांगते हैं, ये नहीं मांगते हैं। ये जब से मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ बिल्कुल फ्री है और सही है ये। ठीक। अच्छा जी, पहले है जी हमारा हम लिखते हैं प्रोग्रेसिव टैक्सेस, काइंड्स ऑफ टैक्सेस हैं। फिर उसके बाद है हमारे रिग्रेसिव टैक्सेस। फिर है हमारे प्रोपोर्शनल टैक्सेस। ठीक है, ये 3 किस्में हैं जो लॉ ने हमें बताई हैं। इसकी मैं पहले है जी प्रोग्रेसिव। हम लिखते हैं अ काइंड ऑफ टैक्स वेयर द टैक्स रेट्स increases with the increase of income. For example, in Pakistan, tax rates for individual
एंड एओपी आर प्रोग्रेसिव। मैंने एग्जांपल भी लिख दी, सही है। बड़ी सादा सी मिसाल मैंने आपको दे दी, सारा टैक्स में लिख दिया। अ काइंड ऑफ टैक्स वेयर टैक्स रेट्स इंक्रीजेस विद द इंक्रीज ऑफ इनकम। अच्छा, इसका देखें दूसरा, अब मैं आपको चैट जीपीटी का इस्तेमाल बताऊं इसमें। मैंने ये डेफिनेशन खुद लिखी है ना। मैं जाता हूँ चैट जीपीटी पे। मैं से कहता हूँ प्लीज चेक द इंग्लिश। मैं इसको कॉपी करूँ। मैंने कहा टेक्नोलॉजी भी। आप कहेंगे जी मैं टेक्स्ट जो है वो एआई से पढ़ रहा हूँ। मैं किसको लिखता हूँ, प्लीज चेक द इंग्लिश, ये देखिएगा। और मैंने ये यहाँ लिख दिया। अब ये देखिएगा उसने क्या किया। वही, a type of tax where the tax rates increases with rising income. For example, in Pakistan tax rates भी are progressive। थोड़ा सा उसने मुझे मजीद इसको इम्प्रूव करके वो दे दिया। आप ये भी लिख सकते हैं। तो इस तरह से आहिस्ता आहिस्ता आपकी अंग्रेजी भी बढ़ जाएगी। अच्छा, इसी को कॉपी करके आप अगर यहाँ लिख लेना तो रिग्रेसिव बन जाएगा। आप लिखेंगे अ काइंड ऑफ टैक्स वेयर द टैक्स रेट्स डिक्रीजेस। सिर्फ ये लफ्ज आपने चेंज करना है। इंक्रीज की बजाय क्या लिखेंगे, डिक्रीजेस विद इंक्रीजिंग। अब उसने क्या लिखा था चैट जीपीटी ने, विद इंक्रीजिंग इनकम। ऑफ भी काट दिया तो ये भी बन गया। उसने कहा जी अ काइंड ऑफ टैक्स वेयर टैक्स रेट्स डिक्रीजेस विद इंक्रीजिंग इनकम। फॉर एग्जांपल, इन पाकिस्तान once VTC, voluntary tax compliance, was imposed and then abolished। ये एक स्कीम थी जिसके अंदर उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान में जो शख्स ज्यादा इनकम डिक्लेयर करेगा, अपना कैपिटल ज्यादा देगा, उसके हम टैक्स कम लेंगे। आपके मुताबिक कैसी स्कीम थी, अच्छी थी बुरी थी? हाँ जी, कि ज्यादा इनकम दें टैक्स हम आपसे कम लेंगे, अच्छी थी बुरी थी? बुरी थी, क्यों बुरी थी? अगर हम टैक्स को फिलहाल छोड़ दें, बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से छोड़ दें, सोसाइटी को भी छोड़ दें, बिजनेसमैन पॉइंट ऑफ व्यू से देखें या बिजनेस वुमेन पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो अच्छी थी या बुरी थी? अच्छी थी, पैसा कम जाना था, आपकी इनकम ज्यादा वाइट हो जानी थी। किसी एक भी बंदे ने एक्सरसाइज नहीं किया इसे, क्यों? उनको पता था कि ये बहुत सच्चे इंसान है, इन्होंने जिंदगी में कभी सच नहीं बोला। उनको पता था कि इस दफा तो हमसे टैक्स कम ले लेंगे। एक शख्स इस साल अपनी इनकम बताया कि मेरी 10 करोड़ रुपया मैंने सेल की है, एंजॉय कर लिया। अगले साल उसी कारोबार में कैसे लिखेगा कि मेरी 1 लाख 1 करोड़ की इनकम है? फंसेगा नहीं फंसेगा? वो कहेंगे भाई साहब एकदम से 9 करोड़ रुपए की सेल कम होगी आपकी, उल्लू बना रहे हैं हमें। इसलिए किसी शख्स के भी इस चोरी में, किसी ने भी ये चोरी नहीं खाई। उन्होंने कहा ये आप ही खाए, हम ज्यादा टैक्स देने के लिए तैयार हैं, इनकम कम ही रखेंगे। लेकिन ये खत्म होगी बाद में। प्रोपोर्शनल टैक्स, वॉलंटियर टैक्स कंप्लायंस। अच्छा जी, इसमें क्या है, अ काइंड ऑफ टैक्स वेयर टैक्स रेट इज अ परसेंटेज irrespective of the level of income। For example, in Pakistan, tax rate for companies are proportional।
ये मैं इसलिए लिखवाता हूँ ताकि आपको लिखने की आदत पड़े और आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आए कि आप किताब को पढ़ के खुद उसको रीजनरेट कर सकते हैं। फाइन। सही है। चलो, अब जरा कैलकुलेटर निकाल लें तो इसकी मैं आपको प्रैक्टिस करवाता हूँ। ये हमारा जी ऑर्डिनेंस है, ये देखें, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001। ये क्या है 2001? यानी 2001 में बना हुआ था, इससे पहले 1979 था। हर साल नहीं आता, ये नहीं होगा कि इनकम टैक्स और 2001 2002 ऐसे नहीं होगा, बल्कि हर साल एक फाइनेंस एक्ट आता है जिसको अपडेट करता है। ये देखें, अमेंडेड अप टू 30 जून 2024, तो 1 जुलाई से स्टार्ट हुआ होगा। अब हम इसके चलते हैं 500। सॉरी, ये आ गया जी फर्स्ट शेड्यूल। तो इनकम टैक्स में अगर आपसे पूछा जाए कि रेट्स कहाँ मिलेंगे, डिविडेंड के ऊपर कितना रेट है, बिजनेस के ऊपर कितना रेट है, कंपनी के ऊपर कितना रेट है, तो कहाँ जाएंगे आप? फर्स्ट शेड्यूल में कहाँ जाएंगे? कितना मुश्किल काम बताया मैंने। अगर आपसे कोई पाकिस्तान में पूछे या दुनिया में कोई पूछे कि यार इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में टैक्स रेट्स, डिविडेंड का, इनकम का, रॉयल्टी का, फी फॉर टेक्निकल सर्विसेज का, सैलरी का, ये कहाँ लिखे हुए हैं? 3 4 लोगों को समझ आ रही, बाकियों को बहुत मुश्किल है। स्पेलिंग के साथ समझाओ, कहाँ लिखा हुआ है? बस ये बात अब दिल से बोला करें ना। अच्छा, इसके अंदर भी मैं आपको दिखाता हूँ जो रेट्स, ये तो खत्म हो चुके हुए हैं, जो नए हैं ये वाला, इसके ऊपर लिखा हुआ है एक चीज, टैक्स रेट्स फॉर इंडिविजुअल एंड एओपी। क्या लिखा हुआ है? फॉर इंडिविजुअल एंड एओपी, द रेट्स ऑन इनकम ऑफ एवरी इंडिविजुअल एंड एओपी एक्सेप्ट सैलरीड इंडिविजुअल। 3 लफ्ज बोले हैं, इंडिविजुअल, सैलरीड इंडिविजुअल एंड एओपी। पहले ये देखते हैं कि ये क्या चीज है, इसको जरा समझते हैं। देखिए, एक लफ्ज होता है पर्सन। वैसे अगर आप पर्सन बोले तो पर्सन से मुराद क्या होती है? मैं और आप। टैक्स में पर्सन से मुराद बिल्कुल ये नहीं है। पर्सन से मुराद, वो कहता है पर्सन से मुराद है इंडिविजुअल, ठीक है, एओपी, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, कंपनी एंड फेडरल गवर्नमेंट। ठीक है, यहां हम लगाएंगे सेमी कॉलन, यहां हम लगाएंगे सेमी कॉलन, यहां हम लगाएंगे सेमी कॉलन, और यहाँ एंड, और यहाँ क्या लगाएंगे? फुल स्टॉप। सही है। चलिए जी, मैं आपसे पूछता हूँ पर्सन से क्या मुराद है? फेडरल गवर्नमेंट। मैं बड़ा चालाक हूँ, एक सेक्शन याद करवा दिया आपको आज। एक सेक्शन याद हो गया आपको इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस का। सही है। पर्सन। अच्छा, अब आप टैक्स में पर्सन्स वाइफ नहीं लिख सकते। अब मेरी अगली बात समझ आई। टैक्स के अंदर, लॉ के अंदर पर्सन्स वाइफ नहीं लिखा जाएगा, क्योंकि अगर लिख दिया गया पर्सन्स वाइफ तो उससे मुराद होगी इंडिविजुअल की, पार्टनरशिप फर्म की, कंपनी की और फेडरल गवर्नमेंट की बीवी। अब जहां वाइफ बताया जाएगा तो लिखा जाएगा इंडिविजुअल्स वाइफ। सही है। इसको बोलते हैं एक्सक्लूसिव डेफिनेशन। जब लॉ अपनी किसी टर्म को डिफाइन करते हैं तो डिक्शनरी से उसको एक्सक्लूड कर दिया जाता है, फिर हम डिक्शनरी की मीनिंग को वहां पर यूज नहीं करते। समझ आ रही कि नहीं? याद रहेगा। आगे इंडिविजुअल दो तरह के होते हैं, एक होते हैं सैलरीड और एक होते हैं नॉन सैलरीड।
अच्छा, आपको यहां पर कहीं सोल प्रोप्राइटर का लफ्ज नजर आ रहा है? सोल प्रोप्राइटर कौन होते हैं? अगर एक बंदा कारोबार करे पाकिस्तान में, उसको सोल प्रोप्राइटर कहते हैं। अगर वो किसी के कारोबार में जाके जॉब करे तो उसको क्या बोलते हैं? एम्प्लॉय। लेकिन टैक्स के अंदर जो सोल प्रोप्राइटर होता है उसको नॉन सैलरीड कहते हैं। ये आज की नई एक्टिविटी आपके सामने आ गई। और जो एम्प्लॉय होता है उसको सैलरीड कहते हैं। आप कहते हैं सर मर्द औरत तो समझ आ गई है, ये दरमियान वाले भी कुछ लोग होते हैं, उनको क्या कहेंगे? कुछ ऐसे लोग भी तो होंगे ना जो कहीं मुलाजमत भी करते होंगे, जो, उनको क्या बोलेंगे? ये सवालिया निशान है, ये आपने सोचना है। जिनकी जॉब भी है और जिनका कारोबार भी है, वो क्या करेंगे? उनको क्या कहेंगे? ये एक सवाल है। ये बात समझ आ गई? पाकिस्तान में टैक्स पर्पस के लिए जब टैक्स कैलकुलेट किया जाएगा तो आपसे क्या सवाल किया जाएगा? आप कौन हो? आप कारोबारी हो तो आपका नाम क्या है? नॉन सैलरीड। आप जॉब करते हो तो आप क्या हो? सैलरीड। जो पार्टनरशिप फर्म होती है उसको एओपी कहते हैं। कंपनी को कंपनी कहते हैं, फेडरल गवर्नमेंट को फेडरल गवर्नमेंट कहते हैं। नई टर्म्स मैंने बताई हैं कारोबार से हटके। ये किस मकसद के लिए है? टैक्स के लिए। तो लॉ ने टैक्स लगाने के लिए लोगों की कैटेगरी बना दी। एक को कहा भी तुम कौन हो, अपना जब तक आप स्टेटस नहीं डिफाइन करेंगे उतनी देर में आपको आपका टैक्स डिटरमिन नहीं होगा। अंडरस्टैंड? ये आपको कहाँ बताना पड़ता है? ये मैं आपको रिटर्न के अंदर दिखाता हूँ, आईआरएस के अंदर जाके। ये ये देखो, ये जो लिखा होता है ना, मैनेज योर प्रोफाइल, यहाँ लिखा जाता है। और फाइल में जाके बताया जाता है कि आप कौन है, कंपनी है, क्या है। ये रिटर्न फाइल की जाती है। समझ आ रही है ना? जैसे ही आप यहाँ बताएंगे मैं कौन हूं, उसके मुताबिक वो आप पे टैक्स लगाएगा। सही है? समझ आ रही है? चले बताएं, पर्सन से क्या मुराद है? इंडिविजुअल, एओपी, कंपनी एंड फेडरल। ये पेपर में बड़ी दफा पूछा गया है। आप कहेंगे सर इतना आसान? भाई जिसको नहीं आता, आपको इससे पहले पता था पर्सन किसे कहते हैं? पता चला है ना? ये इसको कहते हैं डेवलप होना। रोज अपने आप को शाबाशी देनी है, यार आज मुझे सर ने एक नई चीज बताई, आज मैंने एक नई चीज सीखी। अब आते हैं इसकी टैक्सेशन के ऊपर। अच्छा, अगर इंडिविजुअल है तो लॉ ने इंडिविजुअल को आके दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया, सैलरीड और नॉन सैलरीड। क्यों? टैक्स रेट्स अलग है, फर्म के अलग है। चलते हैं हम अपने ऑर्डिनेंस के ऊपर, उससे पूछते हैं। उसने कहा जी इंडिविजुअल एंड एओपी, इससे क्या पता चला कि पाकिस्तान के अंदर कारोबारी लोगों का, वो पार्टनरशिप फर्म हो या वो अकेले काम करें, उनका सेम टैक्स रेट है। एक नई चीज आपको बता दी, पाकिस्तान के अंदर हमारे बहुत सारे लोग होते हैं, हम उन्हें कहते हैं तुम्हारा इतना टैक्स बन रहा है, कहते हैं यार मेरा बेटा मेरे साथ काम कर रहा है, तो क्या मैं उसको अपना पार्टनर ना शो कर दूं? आप आधी इनकम उधर डाल दें, आधी इनकम इधर डाल दें। तो हम कहते हैं कि हाँ ऐसा कर सकते हैं कि आप आधी इनकम उधर डाल दें, आधी इनकम इधर डाल दें। टैक्स वाले फिर इकट्ठी कर देते हैं, वो इसको 1 यूनिट लेते हैं। वो कहते हैं ये ऐसा नहीं होगा। अब समझ आइए कि आप पाकिस्तान के अंदर सोल प्रोप्राइटर बन के काम कर लें, पार्टनरशिप में काम कर लें, टैक्स में कोई फायदा आपको मिलने वाला नहीं है, सेम टैक्स रेट्स लगने। राइट? अब आते हैं कि क्या रेट्स हैं, ये देखिएगा। असल में हमारा टॉपिक क्या चल रहा है? आज का हमारा टॉपिक क्या है? काइंड ऑफ टैक्स रेट। तो उसके लिए हम आज सीखने जा रहे हैं कि ये रेट्स क्या होते हैं। ये लिखा हुआ है कि वेयर टैक्सेबल इनकम डज, ये रेट्स आपको एग्जाम में मिलेंगे नहीं मिलेंगे? मिल जाएंगे। इसको समझना है।
वेयर टैक्सेबल इनकम डज नॉट एक्सीड 600,000। रेट क्या है? वेयर टैक्सेबल इनकम, अच्छा ये जो टैक्सेबल इनकम है इससे मुराद एनुअल है। कहीं लिखा हुआ ये? यानी जब लिख लेना, फिर नहीं लिखा था। यानी जब भी मैं लिखूं टैक्सेबल इनकम तो इससे मुराद सालाना। यानी मैं इस महीने काम करता हूं, मुझे उसके पैसे मिलते हैं, ये मेरी टैक्सेबल इनकम नहीं है। जब साल मुकम्मल होगा उस साल मैं हर महीने की इनकम को इकट्ठा करूंगा, वो होगी मेरी टैक्सेबल इनकम। मुझे डिविडेंड मिला है आज, ये मेरी टैक्सेबल इनकम अभी कब होगी? जब साल मुकम्मल होगा। साल कब शुरू होता है? 1 जुलाई को। कब खत्म होता है? उसके बाद ये कैलकुलेट की जाएगी। आगे देखिएगा। और ये रेट्स कब अप्लाई होंगे? साल के बाद। अच्छा, वो कहता है अगर इनकम आपकी 6 लाख से ज्यादा और 12 लाख तक है, फिर आपने 15% देना है, 6 लाख रुपया माइनस करके। ये लिखना द अमाउंट, ये टैक्सेबल इनकम है। यहां जो लिखा है ना द अमाउंट, 15% ऑफ द अमाउंट, ये लफ्ज असल है 15% ऑफ द टैक्सेबल अमाउंट एक्सीडिंग 6 लाख। वो जो आपकी टैक्सेबल इनकम है उसमें से 6 लाख माइनस कर दें, जो बाकी बचेगा उसका 15% हमें दे दें। चलें। वेयर टैक्सेबल इनकम एक्सीड 16 लाख बट डज नॉट एक्सीड 3.2 मिलियन, तो लिखा हुआ ₹90,000 प्लस 20% ऑफ द अमाउंट। ऑफ द अमाउंट से क्या मुराद है? टैक्सेबल अमाउंट एक्सीडिंग ₹12 लाख। वो जो आपकी टैक्सेबल इनकम है उसमें से 12 लाख माइनस कर दें, जो बाकी बचे उसका 20% और प्लस 90% मुझे दे दें। मैंने कहा ये 90,000 भाई कहाँ से आ गया? ये कौन सी गुंडागर्दी है? कहते ये जो 12 लाख तुम माइनस कर रहे हो ना उसका ये 90,000 है। आपने कहा ऊपर क्यों नहीं किया? उन्होंने कहा 6 लाख में तो जीरो था, इसलिए यहां ऐड नहीं किया। सही है? समझ आ रही है? कैलकुलेट कर लोगे? बिल्कुल नहीं होने आपसे। अभी बताया ही नहीं है। इतने महान होते तो फिर क्लास में क्यों आते हैं आप? या आप सिखाएं सर जी। वे टैक्सेबल इनकम एक्सीड दिस एंड दिस। अच्छा मुझे बताएं, 32 लाख पे कितना टैक्स बनेगा बगैर कैलकुलेशन के? 32 लाख पे अगर मैं पूछूं टैक्स कितना बनेगा? देखें, 1,20,000 पे कितना टैक्स था? तो इस पे कितना टैक्स होगा? भाई ये जो अमाउंट माइनस की इसका टैक्स पड़ा हुआ है। 16 लाख का टैक्स ये वाला है, 56 लाख का टैक्स ये पड़ा हुआ है। सही है, ये बगैर कैलकुलेशन से पता चल गया। मैं पूछूं 6 लाख पे कितना टैक्स है, इसके आगे क्या है? जीरो। चले कैलकुलेशन करते हैं हम। इनकम लिखते हैं किसकी? नॉन सैलरीड एंड एओपी। अच्छा ये एओपी आप लिख सकते हैं एग्जाम में। आप कहें सर मैं कंपनी के लिए सीएन भी लिख सकता हूं? नहीं, ये सिर्फ एओपी के लिए लिख सकते हैं। इंडिविजुअल पूरा लिखना है। अगर मेरी इनकम हो 5 लाख। हाँ। यही नॉन सैलरीड एओपी की एक है और सैलरीड की अलग होगी। हाँ वो अलग होगी, वो भी दिखाता हूँ। अगर मेरी टैक्सेबल इनकम है 5 लाख, अगर मेरी टैक्सेबल इनकम है 7 लाख, अगर मेरी टैक्सेबल इनकम है 13 लाख, अगर मेरी टैक्सेबल इनकम है 26 लाख, अगर मेरी टैक्सेबल इनकम है 70 लाख, अगर मेरी टैक्सेबल इनकम है 70 मिलियन, तो मेरी, ये बताएं ये एनुअल है या मंथली है? एनुअल है। सही हो गया। कितनी नई चीजें आज आपको मिल रही हैं, है ना? अब हमने रेट्स देखने हैं। बताएं 5 लाख पहले देखिए किस स्लैब में फॉल कर रहा है यहाँ? फर्स्ट स्लैब। तो टैक्स कितना आएगा इसका? इसके लिए लेवल लिखेंगे टैक्स लाइबिलिटी। तो टैक्स लाइबिलिटी एनुअल होगी या मंथली होगी? क्योंकि टैक्सेबल इनकम एनुअल है, तो इसका क्या हो जाएगा? निल।
7 लाख देखें कहाँ फॉल करेगा, पहली दूसरी में? दूसरी स्लैब में, सेकंड स्लैब में फॉल करेगा। क्या लिखा हुआ है? 15% ऑफ द अमाउंट एक्सीडिंग। द अमाउंट बताएं कितनी है इसमें? 7 लाख बेटा। द अमाउंट, ये द अमाउंट लिखी हुई है, ये द अमाउंट है जिसको दा लगाना है आपने, इसको टैक्स वालों ने दा लगाया है ना, ये वो। तो क्या लिखा हुआ है? इज इक्वल टू 15% ऑफ, यानी इनटू, फिर पैरेंथेसिस, राइट? ऐसे ही लिखे जरा अपनी कॉपी के ऊपर। ये जो मैंने ब्रैकेट लगाई है इसको क्या उर्फे आम में कहते हैं? छोटी ब्रैकेट। इसको क्या बोलते हैं? इसका असल नाम है पैरेंथेसिस। ये याद रखना है, टेक्निकल लफ्ज। रोज मेरे से थोड़ी सी चीजें सीखनी है आपने। छोटी ब्रैकेट नहीं कहना इसे, क्या बोलना है? पैरेंथेसिस। मैं भी यही लफ्ज बोलूंगा। इज इक्वल टू 15% मल्टीप्लाइड बाय ब्रैकेट स्टार्ट, वो द अमाउंट ये लिखनी है आपने, फिर वो जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है। अच्छा जी, थैंक यू। इज इक्वल टू कितना टैक्स आ गया? 15,000। अच्छा अब देखें 13 लाख रुपया। अगर कर ले गए, यस सर मैंने कर लिया, कर लिया ये आज की एक्टिविटी है हमारी। फाइन, आगे चलते हैं। अच्छा 13 लाख रुपया देखें कहाँ फॉल कर रहा है? थर्ड में। क्या लिखा हुआ है? लिखें अपनी कॉपी में 90,000, ऐसे ही लिखना है आपने। 90,000 प्लस 20%, ऐसे लिखना है। 20% ऑफ, मैथ में मल्टीप्लाई को ऑफ कहते हैं। आगे ब्रैकेट के बाद द अमाउंट, द अमाउंट कितनी है? 13 लाख। इससे क्या मुराद है? टैक्सेबल इनकम एक्सीडिंग, ये लिखना। तो पहले सॉल्व कैसे करेंगे कैलकुलेटर के ऊपर? पहले इसको हल करेंगे, यहां से शुरू करना है। वन गो के अंदर सारी कैलकुलेशन होनी चाहिए। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 0.2 के साथ। मैंने तो 20% लिखा है, 0.2 क्या होता है? 20%। ठीक है। अगर मैं लिखूं 1.1 तो इससे क्या मुराद है, कितने परसेंट बनता है ये? 110%। इसमें प्लस का साइन डाल के आपने ये डाला। मैं अब एक्सेल पे करता हूँ। इज इक्वल टू 90,000 प्लस 20% ऑफ द अमाउंट एक्सीडिंग। ये देखिए, क्या आंसर आपका ये आ रहा है? कर तो नहीं रहे ना मेरे साथ सॉल्व? क्या हो सकता है आप कर ही रहे हो सॉल्व। 2.6 मिलियन। चले। 2.6 मिलियन कहाँ फॉल कर रहा है? फोर्थ में। क्या लिखा हुआ है? 170 प्लस 30% ऑफ 1.6 मिलियन। 170 प्लस कितना था? 30%। 1.6 मिलियन। चले, टेबल में आपके सामने रखता हूं 7 लाख और 7 मिलियन और 70 मिलियन पे टैक्स कैलकुलेट करें। सही है, ये जरा कैलकुलेट करें।
ये दोनों जो है वो इसमें फॉल कर रही है ना। 16, 10 + 45%। 5 पॉइंट, सही है। यही आ रहा है अमाउंट। और ये सही है। क्लियर होगी बात। इससे आपको ये पता चला कि आज के बाद एग्जाम के अंदर जब मेन न्यूमेरिकल आएगा, अब मैं आपको न्यूमेरिकल दिखाता हूँ। ये देखिए, ये आपको टेबल होगा एग्जाम में गिवन। ठीक है। फॉर सैलड, फॉर नॉन सैलड, ये दो टेबल गिवन है। ये इन्होंने कहाँ से उठाए हुए हैं? ये भी जो मैंने आपको बताया, ये इन्होंने ऑर्डिनेंस से उठाए हुए हैं ये। ठीक है, ये देखिएगा नॉन सैलड का, इसके नीचे ये सैलड के रेट्स। अब आपको एग्जाम में ये वाले नए रेट्स मिलेंगे, ये जो नजर आ रहे हैं। फर्क क्या है इसमें, अब देखिएगा कि इसमें 0 6 लाख सेम है, लेकिन आगे यहाँ 15 की बजाय 5% है, 20 की बजाय 15% है, 30 की बजाय 20, ये 30 सेम है, ये 30 45 की बजाय 35% है। ये फर्क है दोनों के अंदर। आपको जब एग्जाम मिलेगा, जो इसका पहला क्वेश्चन करेंगे, ये देखिएगा। ये क्वेश्चन है, केस स्टडी आपके सामने, कि एक बंदा है सलमान, जो है वो काम करता है किसी टेस्टी कैफे के अंदर। ये उसकी सारी इंफॉर्मेशन है। नीचे उसे पूछा गया आपसे कि अंडर दी दिस प्रोविजन, कल बता, एक वर्ड मैंने यूज किया था, प्रोविजन से क्या मुराद है? रूल, यानी टैक्स के रूल्स के मुताबिक कंप्यूट द करेक्ट हेड ऑफ इनकम, टोटल इनकम, टैक्सेबल इनकम एंड नेट टैक्स पेएबल। जब आप ये कैलकुलेट करेंगे, तो फिर आपको फैसला करना पड़ेगा सलमान कौन है। सलमान इंडिविजुअल है, इंडिविजुअल है तो कौन है, सैलरीड है या नॉन सैलरीड है। ये फैसला करने के बाद आपको टेबल चूज करेंगे एग्जाम के अंदर। तो समझ आ रही? और देखें क्या पूछा गया आपसे, टैक्सेबल इनकम। इससे क्या मुराद है कि आप इस इंफॉर्मेशन से पूरे साल की इसकी इनकम कैलकुलेट करेंगे। सही है। तो फिर आप इसके ऊपर काम करेंगे। क्लियर हुई है बात? चले, तो हमारा पहला आज आज का अगला काम क्या हुआ? काइंड ऑफ टैक्सेस। इसके अंदर हमने और क्या चीज सीखी है? हमने पर्सन की डेफिनेशन सीखी है, पर्सन की डेफिनेशन हमने सीखी है। और पर्सन से क्या मुराद है, और हमने टैक्स रेट्स अप्लाई किए हैं। अच्छा, बात है प्रोपोर्शनल टैक्स रेट्स के ऊपर। मैं आपको दिखाता हूं प्रोपोर्शनल टैक्स रेट्स क्या है। ये देखिएगा, ये प्रोपोर्शनल टैक्स रेट्स हैं। ये आपको ब्लू कलर में नजर नहीं आ रहे ना, इसका मतलब इसमें इस साल कोई तब्दीली नहीं आई। तो ये देखिएगा, रेट्स फॉर कंपनी, स्मॉल कंपनी का 20% और 29%। तो आप कहेंगे सर स्मॉल कंपनी से क्या मुराद है? जो 18 साल से कम की हो, उसको स्मॉल कंपनी कहते हैं। राइट, ये हम सीखेंगे इंशाल्लाह आगे जाके। बहरहाल, नॉर्मल है वो 29% रेट, और बैंकिंग कंपनी के ऊपर 39% रेट है। क्योंकि सूद खाते हैं, सूद खिलाते हैं, इसलिए उन्होंने कहा भी हमें भी कुछ माल लगाओ, ये वाला इनका रेट ज्यादा है। इसको बोलते हैं प्रोपोर्शनल। अब जरा हम अगर इन्हीं रेट्स को लेकर चलें जो भी हम कैलकुलेशन कर रहे थे, मैं कहूं कि यही सेम डेटा जो है, वो हम कहते हैं कि जी ये सैलरी नहीं बल्कि कंपनी है, नॉर्मल कंपनी, और उसकी टैक्सेबल इनकम ये है। फिर क्या होगा, सुनिएगा। फिर इनका जो टैक्स रेट होगा 29% होगा। टैक्स रेट इनका एक ही है, 0.29। ठीक है। और अगर 5 लाख है तो कितना टैक्स है? 29%। 7 लाख है तो 29%। 29%, 29%।
आप कहेंगे सर ये प्रोग्रेसिव है क्योंकि इनकम बढ़ रही है, टैक्स भी बढ़ रहा है। बताएं, ऐसा है? ये बढ़ रहा है, लेकिन एक ही फिक्स परसेंटेज है। यहां ऊपर क्या हो रहा है? यहां भी इनकम बढ़ रही है, टैक्स बढ़ रहा है, लेकिन जो जो टैक्स बढ़ता जा रहा है परसेंटेज बढ़ती जा रही है। क्लियर? यहां आपकी इनकम 6 लाख तक सिफर थी। यहां अगर आपकी इनकम 10,000 भी है ना, आपको फिर भी टैक्स देना है। नई चीज, आज नया इलम आपको मिला, नई चीज मिली आपको। परसेंटेज, कंपनी, प्रोपोर्शनल टैक्सेस मैंने आपको समझा भी दिए। अच्छा जी, आगे चलते हैं। कानून बनाते हुए लोगों को किस चीज का ख्याल करना चाहिए? करेक्टर। कुछ लोग होते हैं लूज करेक्टर के मालिक, और कुछ होते हैं सही करेक्टर के मालिक, ऐसे ही है ना? तो कानून का करेक्टर कैसा होना चाहिए, ये हम बात करने लगे हैं। नंबर वन, एनफोर्स्ड। क्या डोनेशन इन्फोर्स होती है? आप किसी के पास जाएं उससे मदद लेने के लिए, उसका गिरेबान पकड़ें, उन्हें का चंदा करते हो नहीं करते हो, वरना जेल में डाल दिया जाएगा। वो नहीं होती ना, उसको वॉलेंटियर बोलते हैं। तो पहला कानून का पहले जो उसका असूल होना चाहिए, ये ऑप्शन नहीं होनी चाहिए। देखें, आप कानून को जब पढ़ेंगे ना, मैं आपको इसकी दिखाता हूं ऑर्डिनेंस में। तो यहां पर जो है ना, ये शेल का लफ्ज आपको मिलेगा। ऊपर जरा गिनती करेंगे, शेल, वो बढ़ती जा रही है ऊपर काउंटिंग, ये देखिएगा, ये शेल लिखा हुआ है। शेल, ये देखेगा। शेर शेल बी। आप कहेंगे सर अंग्रेजी गलत है, हमें तो उस्तादों ने विल पढ़ाया हुआ है। तो शेल क्यों आ रहा है? ऐसा ही होगा, ये भी आपको अंग्रेजी में पढ़ाया गया है कि अगर शेल आ जाएगा तो इन्फो आई शेल किल, आई विल किल यू, तो मैं लाजमी मार दूंगा। वुड सॉफ्ट है, शेल उससे सख्त है, और विल उससे भी सख्त है। ऐसे ही है। अभी तक गिनती नहीं खत्म हो रही, इसमें पूरे ऑर्डिनेंस में शेल ही लिखा हुआ है कि एनफोर्सेबिलिटी है। शेल ऐसे ही होगा, इसमें कोई ऑप्शन मौजूद। चलें, अभी भी चल रहा है, गिनती चलती रहने दे, हम विल लिखते हैं। विल कितनी दफा आ रहा है? खैर, वो कह रहा हूं पहले एक काम तो करने देना मुझे। विल, विल, विल नहीं है, नहीं है ना? अच्छी चीज बताइए आज आपको मैंने। तो ये क्या होनी चाहिए? टैक्स इज एन एनफोर्स्ड कॉन्ट्रीब्यूशन, इट शुड नॉट बी वॉलंटियर। अभी मैंने वीटीसी का वर्ड बोला था, वॉलंटियर टैक्स कंप्लायंस, वो वॉलंटियर थी। लोग चाहे तो ऑप्शन ले लें, लोगों ने ऑप्शन ही ली, मैंने कहा अल्लाह ला खैर सर। टैक्स कैश में पे होना चाहिए। मुझे टैक्स लाइबिलिटी लगी 2,91,000। पुरानी फ्रिज पकड़ी और मैं ले गया टैक्स वालों के पास, ये जी गद्दे ले लें, कुछ ये ले लें, तो उन्होंने कहा, मांगते हैं हम भाई, जाओ बैंक में जाके पैसे जमा कराओ। तो टैक्स का दूसरा, लॉ का दूसरा असूल क्या होना चाहिए? कैश में होना चाहिए, इन काइंड कभी भी टैक्स पे नहीं होगा। प्रोपोर्शनल प्रिंसिपल, टैक्स की कोई परसेंटेज आपको डिसाइड करनी पड़ेगी। अभी मैंने क्या दिखाई आपको, असूल है ना। लेविड फॉर पब्लिक, हाँ ये थोड़ा सा एक मसला है अमेरिकन का, कि ये पब्लिक के लिए होना चाहिए। पब्लिक कौन है? पॉलिटिशियन हमारे। तो उनके लिए लगाना चाहिए टैक्स सारा जी। मजाक कर रहा हूँ, सीरियस ना लिखाइएगा। पब्लिक के टैक्स जो आप लेंगे किसके लिए होगा? देखें, हमने कहा था पहला इसका काम है गवर्नमेंट को खुद चलाना और लोगों के लिए लेना। दोबारा वही बात की जा रही है कि किसके लिए होगा? कौन लगाएगा इसको? लॉ मेकिंग अथॉरिटीज। इसको प्राइवेटाइज नहीं कर सकते टैक्स को, इसको प्राइवेटाइज नहीं कर सकते। हो भी सकता है ना कि आप
आजम क्लॉथ मार्केट का कहें कि जनाब इसके अंदर कोई टेंडर दे दे, बताए हमें कितने पैसे देगा, बाकी जितना पैसा यहां से उठा सकता है उठा ले। ऐसा नहीं होना चाहिए। ये एक बॉडी जो है, हमने डेफिनेशन में ये अब इम्पोज बाय अ सॉवरन, लेविड बाय अ सॉवरन, एक सॉवरन टैक्स लगाएगी। ठीक है जी। दोबारा बताइएगा, टैक्स के कितने करेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए? एनफोर्स होना चाहिए, कैश में पेएबल हो, प्रोपोर्शनल हो, पब्लिक के लिए हो, और सॉवरन बॉडी जो है वो लगाए। ठीक है, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान आ गया जी, ईसीबी बन गया हमारा। एनफोर्स्ड होना चाहिए, और पेएबल इन कैश होना चाहिए, और पी क्या है, प्रोपोर्शनल बेसिस पे हो, और पब्लिक के लिए हो, और हमारी सॉवरन बॉडी जो है वो लगाएगी, लॉ मेकिंग बॉडी जो है वो इसको लगाएगी। ये इसके करेक्टरिस्टिक्स है। क्यों जी, ये समझ आइए। इसका सवाल क्या हो सकता है? यही हो सकता है कि प्लीज लिस्ट डाउन या डिस्क्राइब द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड लॉ। टैक्स लॉज के क्या करेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए, तो ये हम लिखेंगे। लें जी, लास्ट इसका जो पार्ट है अभी समरी का, आगे इसके दो हिस्से हैं वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट करेंगे। ये जरा इसको देख लें। साउंड टैक्स सिस्टम की क्या क्वालिटीज होनी चाहिए? इक्वालिटी तो फिर वही है कि अमीरों से ज्यादा टैक्स लें गरीबों से, ये वही इक्वालिटी है। एडमिनिस्ट्रेटिव फिजिबिलिटी, इंतजामी अमूर पर आप इतना टैक्स लगाएं जो आप कलेक्ट भी कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे अगर ये कह दिया जाए कि इस साल का टैक्स जो है वो रात को 12 बजे से लेकर सुबह फजर तक आपसे लिया जाएगा, इसके बाद हम नहीं लेंगे, क्या ये एडमिनिस्ट्रेटिवली फिजिबल है? नहीं है ना, गलत आप कर रहे हैं। तो ऐसा असूल बनाएं, एक ऐसा सिस्टम डेवलप करें जो आसान हो, आसानी के साथ इंतजामी तौर पर आप उसको ले सकते हैं। पाकिस्तान में देखिए जगह जगह टैक्स ऑफिस बने हुए हैं, क्यों? ताकि यहां अगर सिर्फ एक ही ऑफिस हो इस्लामाबाद में तो क्या होगा, हर बंदे को उधर जाना पड़ेगा। आसान क्या है कि जगह जगह अपने ऑफिस बना दें, ताकि करीब के लोग वहां पर आके अपना काम करवा सकें, उसको कहते हैं। आज कॉन्सिस्टेंट विद इकोनॉमिक गोल, इतना टैक्स लगाएं जिससे आपकी जरूरियात पूरी हो जाए। यानी अगर मुझे इस साल 10 बिलियन चाहिए, राइट, तो 10 बिलियन का टैक्स कलेक्ट होना चाहिए। अगर नहीं होगा तो ये फिस्कली डेफिसिट होगा। मैंने दोबारा उसके ऊपर किया। अगर आपको चाहिए 10 बिलियन और आपने टैक्स लगाया 7 बिलियन का, ये जो 3 बिलियन है ये आपको लोन लेना पड़ेगा। इसको बोलते हैं फिस्कल डेफिसिट। क्या लफ्ज आया? फिस्कल डेफिसिट। तो फिस्कली एडिक्विट होना चाहिए। ठीक है जी, इज इट क्लियर? फिस्कली क्या होना चाहिए? एडिक्विट। डेफिसिट नहीं होना चाहिए। अगर फिजिकल डेफिसिट हुआ तो आप कर्जे की तरफ जाएंगे, राइट। तो अगर हम कर्जा नहीं लेंगे तो आईएमएफ खत्म हो जाएगा, वर्ल्ड बैंक खत्म हो जाएगा, इसलिए हम हर दफा कर्जा ले लेते हैं। हमारे हर बजट में लिखा हुआ है फिजिकल डेफिसिट। ये हमारे ऊपर एक खास करम है। क्या बोला मैंने? हमारे हर कर्जे में लिखा हुआ है कि फिजिकल डेफिसिट है। आप उठा के देख लें पिछली रिपोर्ट्स, हर साल लिखा जाता है कि जो हम लोगों पे टैक्स, अच्छा हम क्या बोलते हैं, मारे गए लुट गए जनाब, टैक्स लग गया, टैक्स लग गया। और वो क्या कह रहे होते हैं, मारे गए लुटे गए। जितना तुम हमें यानी जो टैक्स लगाया है, अगर तुम ईमानदारी से भी दे दोगे ना, फिर भी हमारा पेट नहीं भरना, हमें फिर भी कर्जा लेना ही। ये बजट के अंदर लिखा होता है। तो आप देखें अगर आपका हदफ पूरा ना हुआ, सर आ जाए, और अगर आपका बजट पूरा ना हुआ तो क्या होगा? फिर मजीद डेफिसिट बढ़ जाएगा। इज इट क्लियर? ये है जी, कोई मैसेज आया जरा पढ़ लें, खतरनाक ही ना हो। जी नहीं, कल क्लास नहीं होगी जी, कल नहीं होगी, आइंदा फिर सैटरडे को हम इंशाल्लाह इसको ऑन कर लेंगे। आपसे जो दरख्वास्त है वो यही दरख्वास्त है कि आप यहाँ तक, आपका जो पैरा है 2.1 तक, चैप्टर 1,
बहुत तसल्ली के साथ स्लो स्लो मैंने इसलिए पढ़ाया ताकि आपको चीज़ों की थोड़ा सा फेमिलियर हो जाए। ठीक है। आई होप सो इंशाल्लाह ताला आप इसमें सुस्ती नहीं करेंगे। मंडे को यहाँ तक टेस्ट हो जाएगा आपका। टेस्ट देंगे तो मुझे समझ आएगी क्या कर रहे हैं, फिर मैं गलती बताऊंगा, फिर आपकी हैंड राइटिंग भी ठीक करेंगे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये कहाँ पे करेंगे खत्म? ठीक है जी, अस्सलाम।